ग्रामर के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल में क्या डिफरेंस होता है। तो काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए। बीच में वीडियो को स्किप अगर करेंगे तो बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी वो भी स्किप हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन और देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो कुछ इंग्लिश में कुछ एक्शन वर्ब्स होती हैं, कुछ नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं। तो जो एक्शन वर्ब्स होती हैं उनको हम किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर लेते हैं, लेकिन जो नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं मीन्स उनको हम स्टेटिक वर्ब भी कहते हैं। वो किसी स्टेट का बोध कराती हैं, कोई सिचुएशन का बोध कराती हैं, तो उनको हम किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस से मेरा मतलब है जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो जो भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं या नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं यूँ कह लीजिए, तो ऐसी वर्ब्स का यूज हम किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स से रिलेटेड इसी चैनल पे एक मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। वैसे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो है एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, कौन सी वर्ब्स एक्शन वर्ब्स होती हैं, कौन सी वर्ब नॉन एक्शन वर्ब होती हैं। तो जो नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं उनको हम कभी भी जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। और जो नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं वो किसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। लेकिन हम कई बार क्या होता है कि उनमें से कुछ क्रियाओं का यूज हम कॉन्टिन्यूस टेंस में कर लेते हैं। तो ऐसा हम कब करेंगे? तो देखिए, कोई भी नॉन एक्शन वर्ब होती है वो किसी स्टेट का बोध कराती है, ठीक है, और वो स्टेट जो होती है वो परमानेंट होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसा एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि हम जिस स्टेट के बारे में बता रहे हैं, हम जिस सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं वो टेम्परेरी होने वाली है। मीन्स वो टेम्परेरी है, ठीक है, मीन्स वो कुछ समय तक एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद वो जो है सस्पेंड हो जाएगी। तो ऐसे में हम जो है नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स हैं उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी यूज कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सिचुएशन है या जो स्टेट है जिसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो टेम्परेरी हो, ठीक है। वो टेम्परेरी मतलब उसका जो नेचर है वो सिचुएशन या वो स्टेट का, वो उसका जो नेचर है वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। तो ही आप जो है इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला एग्जांपल देखते हैं, माई ग्रैंड पेरेंट्स स्टे विद अस क्वाइट ऑफन। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो जो है अक्सर हमारे साथ स्टे करते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। तो अक्सर रहते हैं मीन्स ये एक परमानेंट सिचुएशन का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे आगे चल के माई होल फैमिली लव हैविंग देम हेयर। तो मेरा पूरा परिवार उनको जो है यहाँ पे पाकर जो है काफ़ी मतलब इस चीज़ को काफ़ी अच्छा लगता है उनको, ठीक है, लव करता है इस चीज़ को कि भाई वो यहाँ पे हैं। तो ये तो एक परमानेंट सिचुएशन है। हम देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये परमानेंट सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज़ को टेम्परेरी बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे? हम ये बना सकते हैं कि यहाँ पे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो कुछ समय के लिए हमारे पास है, और उस वजह से मेरा परिवार जो है इस चीज़ को काफ़ी लव कर रहा है। तो अगर ये टेम्परेरी सिचुएशन बन जाए तो इसको एक्सप्रेस आगे जब करेंगे तो ये जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स आपको दिखाई दे रही है इसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में रख सकते हैं। जैसे देखिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर विद अस एट द मोमेंट। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एट द मोमेंट हमारे साथ हैं, ठीक, एट द मोमेंट हमारे साथ है। लेकिन इसका ये मतलब है कि वो हमेशा नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आगे चल के जो मैं ये बात हमारे परिवार के बारे में बोलूँगा कि माई होल फैमिली इज़ लविंग हैविंग देम हेयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लव वर्ब है इसको मैंने कॉन्टिन्यूस बना दिया है। तो ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो परमानेंट है, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, कि टेम्परेरीली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पास हैं इस समय, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर टेम्परेरी सिचुएशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसलिए ये जो वर्ब है, ये जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, इसको हमने कॉन्टिन्यूस टेंस में रख दिया है, ठीक है। तो ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जैसे अट्रैक्ट हो गई, लाइक, लव, लुक, साउंड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो नॉन कंटिन्यूस हैं और इनको हम जो है
कभी अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन को जो है इस तरह से एम्फेसाइज करना हो कि वो टेम्परेरी है, तो हम नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स को भी जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ नॉन एक्शन वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम मिक्स्ड वर्ब हैं उनकी कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि नॉन एक्शन जो वर्ब्स जो होती हैं उनके साथ मतलब उनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में तो यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं और कॉन्टिन्यूस टेंस में उनको हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर हम हम उनका अलग मीनिंग के रूप में अगर उनको यूज़ करें तो हम उनको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल्स जैसे देखिए, वी सी विद आवर आइज़। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा, वी सी विद आवर आइज़, हम अपनी आँखों से देखते हैं। यहाँ पर जो सी है इसका मतलब है देखना, लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस लिखूँ, आई एम सीइंग द डॉक्टर टुमारो, तो यहाँ पे देखिए ये जो सी वर्ब है अब ये कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर दी गई है, लेकिन हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम कब कर सकते हैं? ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हम इसको दूसरे अर्थ में यूज़ करना चाहें। तो यहाँ पे इसका अर्थ अलग है, यहाँ पे इसका अर्थ अलग है। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है फिर? तो यहाँ पे इसका अर्थ है आई एम विजिटिंग द डॉक्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब आप सी को देखना के अर्थ में यूज़ करते हैं, सी को अगर आप देखना के अर्थ में यूज़ करते हैं तो आप इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस सी को जो है विजिट करना के अर्थ में यूज़ करते हैं तो आप इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ नॉन एक्शन वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम दूसरे अर्थ में यूज़ करके उनको जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो वो नॉन कंटिन्यूस जो वर्ब्स होती हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर ये हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं और आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। देखिए, अपीयर, फील, हैव, हियर, लुक, सी, वेट, कोस्ट, एक्सपेक्ट, फील, फिट और इमेजिन, मेजर और थिंक। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम मिक्स्ड वर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि अगर हम इनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये सारी स्टेट को बोध कराती हैं, ये नॉन एक्शन वर्ब है। लेकिन अगर कहीं आपको इनका यूज़ कंटिन्यूस टेंस में किया हुआ मिले तो वहाँ पे आप ये मान के चलिए कि इनका अर्थ जो है, इनका जो मीनिंग है वो कोई किसी दूसरे अर्थ के लिए इनको यूज़ किया जा रहा है। मैं आपको ये चीज़ें अभी एग्जांपल के द्वारा भी समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या आप इस वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं ये। तो चलिए इनको एग्जांपल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हम कैसे करते हैं। देखिए, हम पहले लेते हैं अपीयर को। तो ये अपीयर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। तो अगर मैं कहूँ सोहन अपीयर्स कन्फ्यूज्ड, तो यहाँ पर एक स्टेट का बोध किया जा रहा है और यहाँ पे अपीयर का मतलब है लगना, दिखाई देना। यहाँ पे सोहन अपीयर्स कन्फ्यूज्ड का मतलब है सोहन सीम्स कन्फ्यूज्ड, या हम कह सकते हैं सोहन इज़ कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पर ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब है, यहाँ पर इसको हमने नॉन एक्शन वर्ब के रूप में यूज़ किया है। लेकिन आप इस एग्जाम्पल को देखिए, माई फेवरेट सिंगर इज़ अपीयरिंग एट द क्लब टुनाइट। मेरा फेवरेट सिंगर जो है वो आज रात क्लब में अपीयर हो रहा है। अब अपीयर का मतलब यहाँ पे क्या है? गिव ए परफॉर्मेंस। इस सेंटेंस का मतलब है माई फेवरेट सिंगर इज़ गिविंग ए परफॉर्मेंस एट द क्लब टुनाइट। तो अगर अपीयर का मतलब प्रतीत होना हो या लगना हो तो आप इसको नॉन कंटिन्यूस वर्ब के रूप में ट्रीट करेंगे और इसका यूज हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपीयर को टू गिव सम परफॉर्मेंस के अर्थ में यूज़ करते हैं तो आप इसको कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस समय ये नॉर्मल वर्ब बन जाती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अपीयर वर्ब है इसको हम मिक्स्ड कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको जो है दूसरे मीनिंग में यूज़ करते हैं तो हम इसको कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रतीत होना या लगना या दिखाई देना इसमें अगर आप करेंगे तो आप इस मतलब अर्थ में आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती है। लेकिन अगर आप टू गिव सम परफॉर्मेंस या टू गिव ए परफॉर्मेंस इस अर्थ में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और वर्ब देखते हैं। ये वर्ब है हैव, ठीक है। हैव एक पॉजिटिव वर्ब है
जब भी हमारा पोजीशन होता है किसी चीज़ पे, किसी वस्तु पे, तो हम इस वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास एक पेन है, तो मैं कहता हूँ आई हैव ए पेन। मैं कहता हूँ हमारे पास एक बड़ा घर है, तो हम कहते हैं वी हैव ए बिग हाउस। ठीक है, तो ये जो वर्ब है ये एक पोजीशन के लिए यूज़ की जाती है। तो जब भी आप हैव वर्ब का यूज़ एक पोजीशन के लिए करेंगे तो आप इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन पोजीशन के अलावा हम इसको और अर्थों में यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए आई हैव ए बुक, तो यहाँ पे नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है क्योंकि यहाँ पे पोजीशन का बोध करवा रही है ये। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको पोजीशन के लिए यूज़ किया है। यहाँ पे आई हैव ए बुक का मतलब है आई पजेस ए बुक। लेकिन यहाँ पे देखिए आई एम हैविंग फन नाउ, यहाँ पर इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया गया है आई एम हैविंग फन नाउ। यहाँ पे नॉर्मल वर्ब है क्योंकि इसका अर्थ अब पोजीशन नहीं है, यहाँ पर इसको पोजीशन के लिए यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे इसका मतलब है एक्सपीरियंस। आई एम एक्सपीरियंसिंग फन नाउ। अगर मैं कहूँ कि आई एम हैविंग माई हॉलीडेज़, आई एम हैविंग माई हॉलीडेज़, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया, आई एम एन्जॉइंग माई हॉलीडेज़। आई एम एन्जॉइंग माई हॉलीडेज़। अगर मैं कहूँ आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई डिनर, तो यहाँ पे एम हैविंग का क्या मतलब है, आई एम टेकिंग माई डिनर। तो यहाँ पे जो है हैव का अर्थ टेक के अर्थ में इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आई एम हैविंग माई कोल्ड ड्रिंक, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, आई एम टेकिंग माई कोल्ड ड्रिंक या आई एम ड्रिंकिंग माई कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं आई एम ईटिंग माई डिनर। तो यहाँ पे जो हैव का अर्थ अगर आप किसी खाने पीने की वस्तु से पहले मतलब यूज़ कर सकते हैं तो इसको कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर सकते हैं। तो ईट, हम इसका यूज जो है ईट, ड्रिंक, टेक, एन्जॉय, एक्सपीरियंस, अगर हम इन अर्थों में इसका यूज़ करते हैं तो इसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पोजीशन के अर्थ में यूज़ करेंगे तो आप इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते। चलिए अगली वर्ब लेते हैं। अगली वर्ब है लुक। अगर आप लुक वर्ब को जो है लुक वर्ब के दो अर्थ हो सकते हैं। देखिए हम लुक वर्ब को दो अर्थों में यूज करते हैं। एक तो इसका अर्थ होता है दिखना, एक होता है देखना। अगर आप दिखना के अर्थ में यूज करेंगे उस समय ये जो है एक लिंकिंग वर्ब का काम करती है। तो अगर आप दिखना के अर्थ में इसको यूज़ करेंगे तो ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होती है और आप इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे नाना लुक्स टायर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, नाना सीम्स टायर्ड, अर्थात नाना जो है वो थकी हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से नाना थकी हुई लगती है, इसका मतलब ये है नाना इज टायर्ड। तो नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, हम यहाँ पे इसको जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते नाना इज़ लुकिंग टायर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखना के अर्थ में यूज़ करते हैं तो आप इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम इसको देखना के अर्थ में यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोहन इज़ लुकिंग एट द पिक्चर, यहाँ पर ये नॉर्मल वर्ब बन जाती है और यहाँ पर हम इसको ऐसे में कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हमें एट प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मोहन इज़ लुकिंग एट द पिक्चर, इसका मतलब है मोहन तस्वीर की ओर देख रहा है। तो देखना और दिखना दोनों अर्थों में लुक का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप दिखना के अर्थ में इसको यूज़ करोगे तो आप कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखना के अर्थ में यूज़ करोगे तो आप इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए अगली वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट है मिस। देखिए मिस का मतलब होता है याद करना। मिस के तो भी दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है याद करना या कोई चीज़ याद आना। ठीक है, एक होता है चूकना, मतलब किसी चीज़ से चूक जाना, कोई चीज़ मिस कर देना। तो इस तरह से तो याद करना या याद आना के अर्थ में इसको हम यूज करते हैं तो ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होती है, इसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे पारुल मिसिज हर ग्रैंड मदर, पारुल को उसकी दादी माँ याद आ रही है। तो अब मिस का अर्थ किस लिए हुआ है, याद करना या याद आना के अर्थ में।
तो ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब है और हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते कि पारुल इज मिसिंग हर ग्रैंड मदर। ठीक है, पारुल मिसिज हर ग्रैंड मदर, इसका अर्थ ये है पारुल इज सैड बिकॉज हर ग्रैंड मदर इज़ नॉट देयर। तो यहाँ पे हम इसको जो है नॉन कंटिन्यूस वर्ब के रूप में ही यूज़ कर सकते हैं और हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसको चूकना के अर्थ में यूज़ करते हैं, जैसे डिम्पल इज़ मिसिंग हर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, डिम्पल जो है अपने फेवरेट टीवी प्रोग्राम को चूक रही है, अर्थात इसका मतलब यह है कि डिम्पल इज़ नॉट देयर टू सी हर फेवरेट प्रोग्राम, कि डिम्पल अपने फेवरेट प्रोग्राम को देखने के लिए वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अब जो है मिस वर्ब का यूज जो है चूकना के अर्थ में किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को चूक रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है और उसको एडवांटेज वो नहीं ले सकता। तो यहाँ पे इसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में इस प्रकार से यूज कर सकते हैं और ऐसे में ये नॉर्मल वर्ब बन जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम मिक्स्ड कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि हम उनका यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कर सकते हैं और नॉन कॉन्टिन्यूस टेंस में भी उनको मतलब उनका यूज़ हम कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कब करेंगे और कब उनका यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करना चाहिए हमें, ये सब कुछ हमने अभी देखा। लेकिन अगर जब हम उनका यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं तो उनका मीनिंग में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो हमने डिफरेंस क्या आया ये भी देखा और हमें कब इनका यूज़ कॉन्टिन्यूस में करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए ये भी हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमारी मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं और हम इनका यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए कर सकते हैं कि हमने अभी अभी किसी चीज़ के बारे में जो है सोचना शुरू किया है, अभी अभी रिसेंटली। ठीक है, वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड टू थिंक अबाउट समथिंग। इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, इस चीज़ को दर्शाने के लिए हम उन वर्ब्स का यूज जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। हालांकि वो जो वर्ब्स होती हैं वो हमारी मेंटल स्टेट को दर्शाती हैं, हमारी मेंटल स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए वो यूज की जाती हैं। और उन क्रियाओं में जो है मुख्य क्रियाएं ये हैं: फाइंड, रियलाइज, रिग्रेट, थिंक और अंडरस्टैंड। ठीक है, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारी मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं। लेकिन हम इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए कि हमने ये काम मतलब हमने किसी चीज़ के बारे में अभी अभी सोचना शुरू किया है, तो हम इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए हम उनका यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। जैसे आई रिग्रेट दैट द कंपनी विल हैव टू बी सोल्ड। मुझे अफसोस है कि कंपनी को बेचना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आई हैव मेड द डिसीजन, कि मैंने डिसीजन बना लिया है। मीन्स मैंने ये काम अभी नहीं किया, रिसेंटली नहीं किया, मैंने ये काम जो है मतलब ये डिसीजन मैंने ले लिया है। एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट, और मुझे इसके बारे में अफसोस है। ठीक है, यहाँ पर इस रिग्रेट वर्ब को जो है परफेक्ट में यूज़ किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज़ किया गया है, आई रिग्रेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने इसके बारे में अभी अभी सोचना शुरू नहीं किया है। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखिए आप, आई एम रिग्रेटिंग माई डिसीजन टू गिव हर द जॉब, कि मैं उसको नौकरी देने के अपना जो डिसीजन है उसको रिग्रेट कर रहा हूँ। मतलब मैंने उसको नौकरी दे दी, लेकिन अभी मैं रिसेंटली मैं इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया है कि मैंने उसको नौकरी गलत दे दी। तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं। लेकिन हम इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए कि हमने जिस एक्शन का या जिस स्टेट का मतलब ये वर्ब्स बोध कराती है, हमने उसके बारे में सोचना अभी अभी शुरू किया है। इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए हम इनका यूज कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, इस मीनिंग के लिए भी हमें कोई वर्ब यूज़ करनी होती है जो मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करे। तो उसके लिए कंसीडर एक अच्छी वर्ब है। ठीक है, हम इसके लिए कंसीडर वर्ब का यूज़ करते हैं और हम इसको जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इज़ कंसिडरिंग टेकिंग अर्ली रिटायरमेंट, ये भी अब ये जो कंसिडर वर्ब है ये कैसे यूज़ की जा रही है यहाँ पे कि ही इज़ थिंकिंग केयरफुली अबाउट। ठीक है, ही इज़ थिंकिंग कि रिसेंटली वो ये काम कर रहा है और रिसेंटली वो ये चीज़ अभी कर रहा है। मीन्स थिंकिंग की जो प्रोसेस है वो उसके दिमाग में चल रही है। तो थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग के अर्थ में हम कंसिडर वर्ब का यूज़ करते हैं और ऐसे में हम इसको, क्योंकि ये काम रिसेंटली हो रहा है, हम इसका यूज़ जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं और ये कुछ प्रेफरेंसेस को भी डिस्क्राइब करती हैं।
ठीक है, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हमारे प्रीफरेंसेस और मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं, और हम इनका यूज़ कभी कभार जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं, हम इनका यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं करते हैं। तो इन वर्ब्स को आपको थोड़ा सा और नोट डाउन करना है। एग्री, बिलीव, कंक्लूड और नो और प्रीफर, ये हमारी मेंटल स्टेट्स को जो है डिस्क्राइब करती हैं, कुछ प्रीफरेंसेस को भी डिस्क्राइब करती हैं, तो हम इनका यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। तो जैसे आई बिलीव यू नाउ, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते आई एम बिलीविंग यू नाउ, तो इट विल बी रॉन्ग टू से दैट। क्या आपने कभी परफॉर्मेटिव वर्ब्स जैसी कोई वर्ब्स का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि ये किसी ग्रामर की बुक में मिलती ही नहीं है। तो परफॉर्मेटिव वर्ब्स होती हैं, इनको हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन ये परफॉर्मेटिव वर्ब्स होती क्या हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। देखिए, व्हेन वी डू द एक्शन बाय जस्ट सेइंग द वर्ड, जब हम कोई शब्द कह कर ही कोई एक्शन कर दें, और उस समय हम जो वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं वो हम परफॉर्मेटिव वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हम वास्तव में उस एक्शन को करते नहीं हैं, लेकिन हम उस शब्द को बोलकर ही ऐसा लगता है कि हमने वो एक्शन कर दिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ए परफॉर्मेटिव वर्ब इज ए वर्ब, एक परफॉर्मेटिव वर्ब वो वर्ब होती है वेयर सेइंग इट और राइटिंग इट, जहाँ पर इसको कहना या इसको लिखना परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ, इससे ही वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई एडवाइज़ यू, ठीक है, आई एडवाइज़ यू दैट, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, लेकिन मैंने एडवाइस दी नहीं है, मैंने सिर्फ इतना कहा है और एक्शन हो गया, आई एडवाइज़ यू। इसी प्रकार से आई एडमिट, दे एक्नोलेज, दे अपोलोजाइज, दे बैग, आई कन्फस, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। ठीक है, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेसन दी नहीं, लेकिन मैंने आई कॉन्ग्रेचुलेट इतना कहकर ही मैंने एक्शन कर दिया। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं वो परफॉर्मेटिव वर्ब्स होती हैं, और इस तरह से हम इनका जब यूज़ करते हैं परफॉर्मेटिव वर्ब्स का, तो हम कभी भी जो है इन वर्ब्स का यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कहते हैं इफ़ यू से आई रिज़ाइन, अगर आप कहते हैं आई रिज़ाइन देन सेइंग इट परफॉर्म्स द एक्ट ऑफ रेजिग्नेशन, तो इसको कहकर ही आपने जो है रेजिग्नेशन का जो कार्य है वो परफॉर्म कर दिया। तो इस तरह की जो वर्ब्स हैं और वो हम परफॉर्मेटिव वर्ब्स कहते हैं उनको, और इन वर्ब्स का यूज जो है हम कंटिन्यूस टेंस में कभी ना करें, इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। हम इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में जो है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज स्टोरीज और जोक्स बताने के लिए करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि इस प्रकार का कोई इम्प्रेशन बनाया जा सके कि कुछ इवेंट्स हैं वो इस समय अर्थात हमारे बोलते इसमें घटित हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हम लोगों की अटेंशन को और लोगों की उत्सुकता को बनाए रखने के लिए करते हैं। तो जब भी हम कोई स्टोरी बताते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब बैकग्राउंड में कोई ऐसा एक्शन है जो लॉन्ग टाइम चल रहा है, मीन्स कोई लॉन्गर एक्शन है, उसको अगर हम डिस्क्राइब करते हैं अपनी स्टोरी में, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ज़्यादा रखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो है उसको प्रायोरिटी देते हैं, और जो कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो स्टोरी या जोक्स बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों का ही हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग एक्शन चलता है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और जो शॉर्ट एक्शन है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। चलिए एक एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। देखिए सी गोज अप टू दिस मैन, वह उस आदमी के पास जाती है, प्रेजेंट। ठीक है, ये लॉन्गर एक्शन नहीं है। एंड लुक्स स्ट्रेट इनटू हिज आइज, और उसकी आंखों में सीधा देखती है। लुक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही इज़ नॉट वियरिंग हिज ग्लासेस, वह अपने चश्मे नहीं पहने हुए हैं। एंड ही डजंट रिकॉग्नाइज हर, और वह उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। यहाँ पे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया गया है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम सिचुएशन है। ठीक है, लॉन्ग टाइम एक्शन है, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये एक बैकग्राउंड सिचुएशन है। ये तो बैकग्राउंड सिचुएशन, जो बैकग्राउंड सिचुएशन हो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। जैसे एक और सिंपल सा एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं लिखता हूँ, जैसे आई सी एन ओल्ड मैन, I see an old man in the garden।
ठीक है, मैं बगीचे में एक बूढ़े आदमी को देखता हूँ, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, वह पौधों को पानी दे रहा होता है। अब ये जो वर्ब है ये देखिए, ये आई सी एन ओल्ड मैन, तो ये सी किसी भी व्यक्ति को देखना एक शॉर्ट रिएक्शन है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो एक्शन हो रहा है और वो लॉन्ग टाइम एक्शन है, वो लॉन्ग टाइम एक्शन है, वो काफ़ी देर तक चलने वाला एक्शन है। तो कहानी में जो लॉन्ग टाइम एक्शन होता है, जो उसका जो उस जिस एक्शन के बारे में, जिस सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में ये चल रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई सी एन ओल्ड मैन इन द गार्डन, ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये एक लॉन्ग टाइम एक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर का एक्शन है और तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टोरीज और जोक्स बताते समय जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा जो है इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश में हम इन चीज़ों को करने को अवॉइड करते हैं, और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि लोगों की जो अटेंशन है, वो जो थोड़ी सी उत्सुकता है, वो बनी रहे। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, द मैन इज़ प्लेइंग गोल्फ व्हेन ए कंगारू बाउंड्स अप टू हिम। यहाँ पर देखिए, द मैन इज़ प्लेइंग गोल्फ, जो मैन जो है वो गोल्फ खेल रहा होता है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग एक्शन है, व्हेन ए कंगारू बाउंड्स अप टू हिम, जब कंगारू उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट, ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो लॉन्ग टाइम एक्शन है, तो इसको हम कॉन्टिन्यूस में रखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और जो शॉर्ट एक्शन है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो इस प्रकार हम जो है स्टोरी या जोक्स बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को मिक्सड हम यूज़ कर सकते हैं एक साथ। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो ध्यान रहे, वो सबसे पहले तो वो इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसा करते हैं, और दूसरा जो लॉन्ग टाइम एक्शन उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं, और जो शॉर्टर एक्शन है उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कुछ नैरेटिव्स और कुछ दंत कथाएँ होती हैं, उनमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं किसी इवेंट को हाईलाइट करने के लिए। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि उस समय जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं वो हम जो है पास्ट टेंसेस, ठीक है, पास्ट टेंसेस के बाद करते हैं, या सडनली या ऑल ऑफ ए सडन, इस तरह की कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस होती हैं, उनके बाद करते हैं। ठीक है, कैसी फ्रेजेस के बाद, सडनली या ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन, इस तरह की जो फ्रेजेस होती हैं। ठीक है, देखो पास्ट टेंस या कुछ फ्रेजेस, ठीक है, जैसे सडनली या ऑल ऑफ ए सडन, तो इनके बाद हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं कुछ नैरेटिव्स में और कुछ दंत कथाओं में। ठीक है, किसी इवेंट को हाईलाइट करने के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आई वॉज सिटिंग इन द पार्क, मैं पार्क में बैठा हुआ था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। रीडिंग ए न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, रीडिंग ए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वहन, जब ही, कि ऑल ऑफ ए सडन दिस डॉग जंप्स एट मी। अब ये मैं कहानी बता रहा हूँ, जैसे कोई नैरेटिव है उसको जो है डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे आई वॉज सिटिंग इन द पार्क, मैं पार्क में बैठा हुआ था, रीडिंग द न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन दिस डॉग जंप्स एट मी। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑल ऑफ ए सडन, ये एक फ्रेज है, इसके बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया है। तो ऐसे में हम जो है किसी नैरेटिव्स में, किसी एनेक्डोट्स में, मीन्स दंत कथाओं में, हम इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज जो है या तो पास्ट टेंस या जो फ्रेजेस हैं जैसे सडनली, ऑल ऑफ ए सडन, इस प्रकार के जो फ्रेजेस हैं इनके बाद हम करते हैं। लेकिन ऐसा हम सिर्फ नैरेटिव्स और एनेक्डोट्स में ही करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने सुना होगा और कई बार आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि जब भी कोई कमेंट्री बोली जाती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोली जाती है। ठीक है, लेकिन सारी कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बोली जाती है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलते हैं हम कमेंट्री की? तो वो एक्शंस होते हैं जो जिनके बारे में हम कोई सेंटेंस बोलने लगते हैं, और वो हमारे सेंटेंस, हमें पता है कि ये जो एक्शन है ये हमारे सेंटेंस समाप्त होने से पहले ही, मतलब वो सेंटेंस, जिस सेंटेंस के द्वारा हम उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस के समाप्त होने से पहले ही वो एक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम वो एक्शन शुरू कब होता है, वो एक्शन अप्रोक्सीमेटली जब हम अपना सेंटेंस, मतलब हम उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जब वो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं बोलना, उस समय वो एक्शन शुरू होता है।
ठीक है, या उसके बाद ही शुरू होता होगा, उसके बाद शुरू होता है। जब हम उसके बारे में बोलने लगते हैं तो वो एक्शन जो है हमारे बोलने के बाद जो है शुरू होता है, लेकिन वो हम उसके बारे में जो है अपना पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं, उससे पहले ही वो एक्शन ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं किसी भी कमेंट्री में, कमेंट्री सुनाते समय ग्राउंड पर, तो वहाँ पे वो एक्शंस जो हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंक्लूड करते हैं। उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉलर है और वो बॉल फेंकने वाला है, आप कमेंट्री कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? भाई कोई बॉलर है, उसका नाम लेंगे और वो कहेंगे उसने बॉल फेंकी और जो है बैट्समैन ने उसको हिट किया और ये मतलब उसने जो बाउंड्री गई या जो भी गया, वो आपका सेंटेंस समाप्त नहीं होता, उससे पहले ही वो काम हो जाता है। ठीक है, मीन्स बाउंड्री चली गई, आपका सेंटेंस जिस सेंटेंस के द्वारा आप उस बाउंड्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सेंटेंस आपका भी पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही बाउंड्री चली गई। तो ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जिनको बोलने के लिए हम, जिनके बारे में जो है जिनको जो हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्शन है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी स्टेट है जो इस प्रकार की नहीं है, तो उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी रखते हैं। ठीक है, कमेंट्री में सारे का सारा ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है और कोई टेंस यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, देखिए, कुंबले बॉल्स टू स्मिथ एंड स्मिथ हिट्स इट इनटू ए 6। देखिए, कुंबले बॉल्स टू स्मिथ, कुंबले ने स्मिथ को बॉल दी एंड स्मिथ ने छक्का जड़ दिया, तो स्मिथ हिट्स इट इनटू ए 6। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कुंबले ने बॉल दी और स्मिथ ने 6 मारा, और ये सेंटेंस आपने शुरू किया, यहाँ से बॉलिंग भी शुरू हुई यहाँ से, और आपने सेंटेंस पूरा नहीं किया, उससे पहले 6 चला गया, तो आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगला सेंटेंस देखिए, इससे आगे वाली बात अगर आप बोलेंगे तो देखिए, ही इज़ प्लेइंग मैग्निफिसेंट क्रिकेट टुडे। ही कौन? स्मिथ इज़ प्लेइंग मैग्निफिसेंट क्रिकेट टुडे। तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं ही प्लेज मैग्निफिसेंट क्रिकेट टुडे, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो एक्शन आपकी आंखों के सामने हो रहा है और आप इस सेंटेंस के द्वारा उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो इस सेंटेंस के समाप्त होने से पहले ही फिनिश हो गया। ऐसी नहीं है भाई, वो तो मैग्निफिसेंट क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन वो मैग्निफिसेंट क्रिकेट आपके बोलने के बाद भी खेलेगा, क्योंकि वो आज खेल रहा है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखा है। तो कमेंटेटर जो भी कमेंट्री में मतलब टेंस यूज़ किए जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी टेंस यूज़ किया जाता है। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि कब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। मीन्स जब आप किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं और आपका सेंटेंस उस एक्शन को जिस सेंटेंस के द्वारा आप उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सेंटेंस समाप्त होने से पहले ही वो एक्शन अगर समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। कुछ फ्रेजेस होती हैं जो किसी भी सेंटेंस की स्टार्ट की फ्रेजेस होती हैं, उनको भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखते हैं। जैसे इन फ्रेजेस को आप लर्न कर सकते हैं, जैसे इट सेज, हेयर, आई हियर, आई गैदर, आई सी, आई अंडरस्टैंड, दे से, समवन टेल्स मी। ठीक है, इस प्रकार की जो फ्रेजेस होती हैं जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे आई गैदर यू आर वरीड अबाउट पेड्रो, सोफी टेल्स मी यू आर थिंकिंग ऑफ एमिग्रेटिंग, प्रोफेसर एंड्रयू इज़ एट द कॉन्फ्रेंस एंड आई हियर ही इज़ एन एक्सीलेंट स्पीकर। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेज होती हैं, ये स्पोकन में यूज़ होती हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं, क्योंकि इनको भी जब हम बोलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो न्यूज़पेपर में जब आप हेडलाइंस पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ होती है और उस न्यूज़ की हेडलाइंस होती है, तो उस हेडलाइंस को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। जैसे सेकेंड क्वैक हिट्स जापान, तो यहाँ पे हिट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फायर ब्रेक्स आउट इन होटल रूम, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। साइंटिस्ट फाइंड आइस ऑन द मून, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फॉरेन मिनिस्टर रिजाइंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जो भी न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होती हैं, उनको भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। आपको वो हेडलाइंस जो होंगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर आप ये बता रहे हैं कि किसी बुक में, किसी फिल्म में, किसी न्यूज़पेपर में क्या कुछ कंटेंट है, तो अगर आप किसी बुक, फिल्म या न्यूज़पेपर के कंटेंट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, कंटेंट्स, ठीक है, कि उसमें क्या सामग्री है, मतलब बुक्स में क्या लिखा हुआ है,
अब क्या पढ़ा है आपने, उसमें क्या दे रखा है, फ़िल्म में क्या दे रखा था आपने, मतलब कुछ भी है फ़िल्म में या न्यूज़पेपर में क्या है, तो आप अगर किसी फ़िल्म के, किसी न्यूज़पेपर के, किसी बुक्स के जो है कंटेंट के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो देखिए, द राइटर गिव्स ए लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट यूरोपियन कंपनीज इन चैप्टर 6। मतलब कोई बुक है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि राइटर ने इस किताब के चैप्टर नंबर 6 में जो है लार्जेस्ट यूरोपियन कंपनीज की लिस्ट दी है। ठीक है, आप हिंदी में आप कुछ भी बोल सकते हैं, दी है, दे चुका, राइटर दे चुका है या कुछ भी है, लेकिन क्योंकि ये एक बुक में, क्योंकि ये बुक का कंटेंट है, तो जब भी आप किसी बुक के कंटेंट के बारे में बताएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप बताएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक थ्री मैन चेजिंग एन ओल्ड मैन। ये फाइंड गलत है यहाँ पे, इसको तरफ ध्यान मत दीजिएगा, इसको मैंने काट दिया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक थ्री मैन चेजिंग एन ओल्ड मैन। पुस्तक की शुरुआत में 3 जो लोग हैं वो एक बूढ़े आदमी का पीछा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक बुक के बारे में बताया गया है कि कोई बुक है, उसमें आपने पढ़ा कि भाई उस बुक में दे रखा था कि जो है, इस बुक की शुरुआत में दे रखा था कि 3 व्यक्ति जो हैं, एक बूढ़े आदमी, एक जो ओल्ड मैन होता है, उसका पीछा करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आगे देखिए, इन द फिल्म अनिल कपूर टेक्स द रोल ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव। आप ये फिल्म का कंटेंट है कि इस फिल्म में अनिल कपूर क्या करते हैं, एक प्राइवेट डिटेक्टिव का रोल जो है प्ले करते हैं। तो ये फिल्म की बात है। तो किसी न्यूज़पेपर में क्या दे रखा है, किसी बुक में क्या दे रखा है, या किसी फिल्म में क्या दे रखा है, ये सब इनका अगर आप कंटेंट बताना चाहते हैं तो वहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही आपको जो है चुनना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम जो है ऑलवेज के साथ करते हैं। ठीक है, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली, और फॉर एवर। ठीक है, इनके साथ करते हैं। तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज इन एडवर्ब्स के साथ करते हैं तो वहाँ पे हम इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ इतनी, मतलब इतने ओपन रूप से की जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी व्यक्ति की, किसी ग्रुप की या किसी वस्तु की कैरेक्टरिस्टिक बन गई है। ठीक है, जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज इन एडवर्ब्स के साथ करते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को हम एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप, कोई थिंग की कोई चीज़ कैरेक्टरिस्टिक बन गई है, वो इतने फ्रीक्वेंटली होने लग गई है वो चीज़। जैसे देखिए, आई थिंक आई विल स्टे हेयर आफ्टर ऑल। आई थिंक आई विल स्टे हेयर आफ्टर ऑल, कि मुझे लगता है कि मैं आखिर तुम्हारे पास ही ठहरूंगा। तो बी कहता है यू आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग योर माइंड, कि तुम जो है कॉन्स्टेंटली अपना माइंड चेंज करते रहते हो। मीन्स माइंड को चेंज करना जो है, इसकी बी की क्या हो गई है, एक कैरेक्टरिस्टिक बन गई है। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली के साथ जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो स्पीकर है, मीन्स जो किसी, मतलब स्पीकर बताना चाहता है कि किसी व्यक्ति की ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक बन चुकी है। अगला देखिए, सौरभ इज़ रियली ए काइंड पर्सन। सौरभ वास्तव में एक बहुत ही काइंड पर्सन है। ही इज़ ऑलवेज ऑफरिंग टू हेल्प मी विद माई वर्क। वह हमेशा मेरे काम के साथ मेरी मदद करने की पेशकश करता रहता है। तो ही इज़ ऑलवेज ऑफरिंग। ठीक है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे प्रेजेंट जो है ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सहायता की पेशकश करना जो है इस सौरभ की एक कैरेक्टरिस्टिक बन गई है। तो जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज इन एडवर्ब्स के साथ करते हैं तो वहाँ पे किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की या किसी ग्रुप की जो है एक कैरेक्टरिस्टिक का बोध होता है, और वहाँ पे ये इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा होता है कि कोई ऐसी बात है जो किसी व्यक्ति की एक कैरेक्टरिस्टिक बन गई है क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज इन एडवर्ब्स के साथ भी करते हैं। उसके बाद जब हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि हम कोई कार्य नियमित रूप से किसी सर्टेन टाइम पर करते रहे हैं, ठीक है, या करते रहते हैं, तो हम उस कार्य के लिए भी हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिए, वी कैन यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू डिस्क्राइब समथिंग वी रेगुलरली डू एट ए सर्टेन टाइम। कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं
किसी ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जिसको हम किसी सर्टेन टाइम पर नियमित रूप से करते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ भी जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, एट 8 o'clock आई एम यूजुअली ड्राइविंग टू वर्क। 8 o'clock आई एम यूजुअली ड्राइविंग टू वर्क। 8 बजे मैं आमतौर पर जो है काम पर जा रहा होता हूँ। ठीक है, मैं काम पर जाते इसमें ड्राइव कर रहा होता हूँ। सो फ़ोन मी ऑन माई मोबाइल, इसलिए जो है मेरे मोबाइल पर फ़ोन करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कोई सर्टेन टाइम है, मीन्स 8 बजे हैं, और ये सर्टेन टाइम ऐसा है जब मैं नियमित रूप से, मतलब रेगुलरली, हमेशा इस टाइम पर हमेशा मैं कोई जो है काम कर रहा होता हूँ। तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है, आई एम ड्राइविंग। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, 7 o'clock इज़ ए बिट अर्ली। 7 o'clock जो है थोड़ा जल्दी है। वी आर जनरली ईटिंग दैम, उस समय में हम आमतौर पर खाना खा रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जो 7 o'clock है वहाँ वो एक ऐसा सर्टेन टाइम है जब हम रेगुलरली क्या कर रहे होते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे वी आर जनरली ईटिंग, तो वी आर ईटिंग यहाँ पे जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे इन दोनों एग्जांपल में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि किसी खास समय पे, किसी सर्टेन टाइम पर जो है कोई एक्शन हो रहा होता है और वो रेगुलरली होता है। तो जब भी कोई ऐसी बात बतानी हो आपको जो किसी खास टाइम पे आप जो है रेगुलरली करते रहते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा होगा कि जो अभी एडवांस लेवल की जो इंग्लिश की क्लासेस हैं उसके जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे और आप उनका फ़ायदा उठाएंगे। तो चैनल को शेयर भी कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।